ये पिछले वीडियो में हमने देखा बीमा अर्थ एवं परिभाषाओं में इसकी सामाजिक परिभाषाएं देखी थी कि किस तरह से समाज के व्यक्तियों द्वारा सहकारिता के आधार पर बीमा किया जाता है और जोखिम से घिरे हुए व्यक्तियों को सुरक्षा प्राप्त होती है। तो ये जो सामाजिक परिभाषाएं हैं, तो हालांकि वो समाज के द्वारा कार्य नहीं किया जाता, बल्कि इसका संस्थागत रूप स्वरूप विकसित हो चुका है और उसमें उस विकसित स्वरूप के द्वारा कार्य किया जाता है, परंतु इसको परिभाषित सहकारिता के आधार पर किया गया है। सेकंड परिभाषा पर देखेंगे कार्यात्मक, इकोनॉमिक या फिर बिजनेस एस्पेक्ट से जो परिभाषाएं दी गई है, उस आधार पर हम बीमा का अर्थ देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस बॉम्बे के अनुसार। तो इसमें कहा गया है कि बीमा वह विधि है, यानी कि बीमा एक कार्य करने का तरीका है जिसमें एक समान प्रकार के जोखिमों से घिरे हुए व्यक्ति एक सामान्य कोष में अंशदान करता है। मतलब ये एक कोष बना हुआ है, उस कोष में समान रूप के जोखिमों से घिरे हुए व्यक्ति सब इसके अंदर अंशदान कर रहे हैं। तो एक तरह से ये एक अंशदान बन गया, पूल बन गया और इसमें सब अपना अंशदान दे रहे हैं, जिसमें कुछ दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों की दुर्घटनाओं में हुई हानियों को पूरा किया जाता है। अब इसमें सब व्यक्ति इसमें अपना अंशदान दे रहे हैं, परंतु अंशदान देते समय इसमें दुर्भाग्यशाली कौन है, जिसके साथ में कोई जोखिम घटित हो गई है। तो ये जो पूल बना है, इस पूल में से पैसा निकाल करके सपोज करिए कि जिस वजह से ये इसको रिस्क हो गई है, तो इसको रिस्क हो गई है तो इसने भी अपना अंशदान दिया है, तो इस पूल में से निकाल करके राशि इस व्यक्ति को दे दी जाएगी। अब कितनी दे दी जाएगी? जितने की इनके पूर्व में अनुबंध हो चुका है उसके हिसाब से उसे वो राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह से हम और देखेंगे कि एक बीमा सामाजिक तरीका है जिसमें एक व्यक्तियों का बड़ा समूह मिलकर के अंशदान करता है और समूह के सभी सदस्यों को समान कोई भी आर्थिक हानि होने पर, उस जोखिम से कोई भी आर्थिक हानि होने पर उसको इसका अंशदान दे दिया जाता है या उसको उसका जोखिम के पूरी कर दी जाती है। तब इसकी एक सामान्य परिभाषा हम देख सकते हैं कि बीमा एक सामाजिक उपाय है, जैसा कि अपन ने पहली परिभाषा में भी देखा था, और इसका कार्यात्मक उसमें भी हम यही देखेंगे कि ये एक सामाजिक उपाय है कि जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या में एक ही जोखिम से घिरे हुए व्यक्ति एकत्रित होते हैं। तो ये इसका कार्यात्मक हो गया। इसका फंक्शनल तरीका बता दिया कि किस तरीके से कार्य करता है। एक संगठन के अंतर्गत किसी जोखिम से सुरक्षा पाने के लिए अपना अंशदान देते हैं और एक कोष का निर्माण कर रहे हैं। ये हो गया कोष। तो इस फंड का निर्माण हो गया और इस फंड के जोखिम के शिकार जितने भी सदस्य होती है, इस फंड से उनकी पूर्ति कर दी जाती है। तो अब इसमें कितने लोग शिकार होंगे? तो बीमा का एक मानना है कि जितने, सपोज करिए कि इसमें 1000 लोगों ने अपना बीमा करवाया है, 1000 लोग जोखिम से घिरे हुए हैं, परंतु क्या 1000 लोगों को एक साथ जोखिम उत्पन्न होती है? कभी भी नहीं होती है। तो बीमा ये मान करके चलती है कि इसमें से जितने व्यक्तियों को, मतलब 1%, 2%, 3%, जितने भी लोगों को जोखिम उत्पन्न होएगी उसको इसमें से इसका भुगतान कर दिया जाएगा, क्योंकि हर एरिया में एक समान कोई भी जोखिम एक साथ सभी व्यक्तियों को उत्पन्न नहीं होती है। तो इस तरह से ये इसका कार्यात्मक तरीका बता रही है कि किस तरीके से कार्य कर रही है। इसका इकोनॉमिक की दृष्टि से कार्य बता रही है कि किस तरह से ये उस पूरी व्यवस्था को मैनेज करता है। और बिजनेस, जैसे कि बिजनेस कार्य करता है कि वो रॉ मटेरियल खरीदता है और तैयार माल बेचता है, तो उसी तरीके से ये लोगों को एकत्रित करता है, फंड का निर्माण करता है, एक से जोखिमों से घिरे हुए व्यक्तियों का एक समूह बनाता है, अपनी पॉलिसी निकालता है, उसके द्वारा वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कोष का निर्माण होता है, फिर जिसको प्रॉब्लम होती है, जिसको जोखिम उत्पन्न होती है, उसको उसका भुगतान कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये हो गई फंक्शनल, इकोनॉमिक एवं बिजनेस एस्पेक्ट से बीमा की परिभाषाएं। अब अपन तीसरा एस्पेक्ट देखेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल डेफिनेशंस। तो जैसा कि आपने भारतीय अनुबंध अधिनियम में पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में किया जाता है। तो एक प्रस्ताव देता है, दूसरा उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। सेम यही चीज़ बीमा में भी होती है। इसमें भी 2 पक्षकार होता है, एक बीमित होता है, एक
बीमाकर्ता होता है। तो जो बीमित होता है वो प्रस्ताव देता है, उस प्रस्ताव को बीमा कंपनी स्वीकार करती है और फिर बीमित के द्वारा अपना प्रीमियम दिया जाता है और उस प्रीमियम को वो स्वीकार करती है तो उनके बीच में एक अनुबंध का निर्माण हो जाता है। तो उसमें पहले अपनी तरफ से जो बीमित है वो अनुबंध को पूरा करता है कि वो अपना प्रीमियम अदा करता जाता है और बीमा कंपनी का दायित्व कब उत्पन्न होता है, जबकि उस बीमित को कोई भी जोखिम उत्पन्न होती है तो उस समय वो अपना दायित्व पूरा करती है कि उसका उनके बीच में जो अनुबंध हुआ है या उन्होंने जो प्रस्ताव पत्र दिया है या उनके बीच में जो अनुबंध का मसौदा तैयार हुआ है उस अनुबंध में जो जो बातें लिखी हुई है या उन्होंने जो पॉलिसी परचेज करी है उस पॉलिसी में जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है उन टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से उस बीमित को वो जोखिम उत्पन्न होने पर या वो टाइम पीरियड पूरा होने पर वो वाली सारी फैसिलिटीज़ उसको दी जाएगी, उसका मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा या जोखिम उत्पन्न होने पर उसकी उस जोखिम से सुरक्षा की जाएगी। तो जैसा भी उसका सामान्य अनुबंध या जीवन बीमा अनुबंध जो भी है तो उसके हिसाब से उनके बीच में कार्य किया जाएगा। अब इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले रीगल तथा मिलर जो कि बहुत अच्छे विद्वान माना जाता है इसमें इनकी डेफिनेशंस को। तो इसमें देखेंगे कि वैधानिक दृष्टि से यह एक अनुबंध है। मैंने आपको बताया बीमित और बीमाकर्ता के बीच में अनुबंध होता है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को अनुबंध के अंतर्गत होने वाली हानियों से वित्तीय हानि को पूरा करने का ठहराव करता है। इसके लिए बीमित उससे प्रतिफल चुकाता है। अब बीमित उससे प्रतिफल चुकाता है यानी कि वो अपनी तरफ से उसके, क्योंकि अनुबंध में प्रतिफल का होना भी आवश्यक है, तो बीमित के द्वारा प्रतिफल का भुगतान किया जाता है। उसके बदले में जो बीमा करता है उसको वो जोखिम उत्पन्न होने पर या उसकी मैच्योरिटी डेट पूरी होने पर उसका जो भी सम एश्योर्ड बनता है वो उसको प्रदान कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम इसकी एक सामान्य परिभाषा कह सकते हैं कि बीमित बीमाकर्ता और बीमित और बीमाकर्ता के बीच में एक अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमित को बीमा पत्र में उल्लिखित घटनाओं से या जोखिमों से हानि उत्पन्न होने पर उसे निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। तो इस तरह से हम इसको अनुबंधात्मक परिभाषा के रूप में अध्ययन किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बीमा कोई दान नहीं है, कि बीमा कंपनी यदि उस व्यक्ति को कुछ दे रहा है तो वो दान नहीं दे रहा है। हो सकता है कि कई बार जैसे किसी ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया है तो जीवन बीमा उसने सपोज करिए कि 20 वर्षीय जीवन बीमा पॉलिसी ली है और उसने केवल अभी 5 साल का ही भुगतान किया है प्रीमियम का, परंतु उसे जो भुगतान प्राप्त होगा तो उसका जितना सम एश्योर्ड अमाउंट है वो होगा। तो अब वो जो सम एश्योर्ड अमाउंट उसको पूरा भुगतान हो रहा है तो क्या बीमा कंपनी उसे दान दे रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो दान नहीं दे रही है, बल्कि अनुबंध की शर्तों में डिसाइड हो चुका है कि उसको कब उसकी डेथ हो जाने पर उसे कितना राशि दी जाएगी। तो कोई दान नहीं है, बीमित कोई दान नहीं ले रहा, बल्कि वो अधिकार पूर्वक बीमा कंपनी से वो राशि प्राप्त कर रहा है। इसी तरह से अपन ने इसमें पढ़ा था कि जोखिम से ग्रसित सारे व्यक्ति एक पूल बनाकर उसमें अपना अंशदान करता है और कोई भी व्यक्ति जिसको जोखिम उत्पन्न हो जाती है, जोखिम उत्पन्न होने पर उसे उसका भुगतान कर दिया जाता है या उसकी जोखिम से सुरक्षा कर दी जाती है। तो क्या ये सब व्यक्ति मिलकर के इसको दान दे रहा है या सहायता कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ये अधिकार पूर्वक का ये कार्य कर रहा है क्योंकि उसने अपना पहला अंशदान दिया है और उस अंशदान से वो अपना अधिकार से ही वापस उसकी मैच्योरिटी अमाउंट या जो भी उसकी जोखिम उत्पन्न हुई है वो उस जोखिम के लिए जो भी राशि निश्चित हुई है वो राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बीमा है वो सामाजिक दृष्टि से भी उसको परिभाषित किया गया है, उसको कार्यात्मक रूप से, इकोनॉमिक दृष्टि से और बिजनेस एस्पेक्ट से सब दृष्टि से इसको परिभाषित किया गया है। और चूंकि इसका एक कानूनी दृष्टि से महत्व है, ये संस्थागत रूप से किया जा रहा है, इसलिए अनुबंध होता है बीमित और बीमाकर्ता के बीच में, इसलिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल डेफिनेशन आती है कि इसको कोई भी कोर्ट में जाकर के चुनौती दी जा सकती है क्योंकि यह अनुबंध है, उनके बीच में कोई केवल ठहराव नहीं है। तो इस तरह से ये हमने बीमा का अर्थ एवं परिभाषाएं देखी है। धन्यवाद।